Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel Manav Ka Shastra. Hope you all are doing great. Today we'll discuss some objective based questions on archaeology anthropology. We'll cover the whole question series in 3 parts having 50 to 60 questions each. This is going to be our first part and further on another 2 parts will be available soon. So stay tuned for the whole question series and please subscribe my channel so that you don't miss our further notifications. So let's start from our very first question. It says that the study of extinct culture is known as archaeology, which means जो एक्सटिंक्ट कल्चर है यानी जो प्रिमिटिव कल्चर था जो कि अब ख़त्म हो चुका है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं. ओके फिर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. टू आइडेंटिफाई अर्ली स्टेट्स द एविडेंस फॉर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स monumental architectures, central storehouses, irrigation system and writing records easy for archaeologists. तो इसका मतलब ये है कि प्रिमिटिव यानी अर्ली स्टेट्स के जो एविडेंसेस मिले हैं उस स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, स्टोर हाउसेस, इरिगेशन सिस्टम्स और कुछ राइटिंग रिकॉर्ड्स भी. तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क काफ़ी इजी कर देते हैं उस स्टेट के अर्ली कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन थर्ड. Subsistence activity of the past and its reconstruction is aimed by which of the branch, which is new archaeology. ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसिस्टेंस एक्टिविटी ऑफ पास्ट मतलब कि जो पास्ट की डेली लाइफ और लिविंग जो थी उसकी स्टडी और प्रिमिटिव लिविंग के रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि वापस से एडेप्ट या फिर रीबिल्ड कराने की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यू आर्कियोलॉजी. ओके फिर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं. द टर्म प्री हिस्ट्री फर्स्ट कॉइन इन 1857 was popularized by John Lubbock in a book titled Prehistoric Times. तो इसका क्या मतलब है, ये जो टर्म है प्री हिस्ट्री इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1857 में. ओके और इसको पॉपुलर कराने वाले या फिर लाने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे जॉन ल्यूबॉक और उन्होंने ये टर्म सबसे पहले अपनी बुक में लिखी थी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स. सो अभी जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड वन लाइनर्स हैं, तो उनको भी हम डिटेल में स्टडी करते हैं. ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है. क्लासिकल आर्कियोलॉजी इज़ टेक्स्ट एडेड. ये जो क्लासिकल आर्कियोलॉजी है ये टेक्स्ट एडेड है. अब टेक्स्ट एडेड क्या होता है वो डिस्कस करते हैं पहले. ठीक है तो टेक्स्ट एडेड जो टर्म है उसको हॉकिंस ने प्रपोज किया था 1954 में. ओके ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है. और उन्होंने इसका यूज़ ना ओल्ड वर्ल्ड के हिस्टोरिकल पीरियड्स और प्लेसेस की जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी है उसको और प्री हिस्टोरिक पीरियड के टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजी को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया था. ठीक है और क्लासिकल आर्कियोलॉजी जो है वो टेक्स्ट एडेड है, यानी इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट की थ्रू या टेक्स्ट की हेल्प से इसको समझा गया है. Now our next question is question number 6, which says historical archaeology is advanced text aided, which means जो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी है उसमें एडवांस टेक्स्ट की हेल्प से प्रिमिटिव कल्चर की स्टडी की गई है. ठीक है फिर क्वेश्चन 7 देखते हैं. प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इंक्लूड्स अनडेसिफर्ड टेक्स्ट. दैट मीन्स जो प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है उसमें जो टेक्स्ट है वो अनडेसिफर्ड्स हैं, मतलब कि वो अभी तक नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझे नहीं गए हैं. ओके फिर क्वेश्चन नंबर 8 है. प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इज़ ऑल्सो टेक्स्ट एडेड. जो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है वो भी टेक्स्ट एडेड ही है. ठीक है मतलब कि टेक्स्ट की हेल्प से ही समझी गई है. हियर क्वेश्चन नंबर 9 सेज द गोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी is to study cultural history across past history society.
तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, जिसको हम हिंदी में पुरातत्व निर्विज्ञान कहते हैं, उसमें किसकी स्टडी करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कल्चरल हिस्ट्री अक्रॉस पास्ट हिस्ट्री सोसाइटी, मतलब कि जो प्रिमिटिव या फिर पास्ट सोसाइटी है उसकी कल्चरल हिस्ट्री को, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 says न्यू आर्कियोलॉजी इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेसुअल एंथ्रोपोलॉजी। तो अभी इसका क्या मतलब है कि जो न्यू आर्कियोलॉजी है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, या फिर जो न्यू आर्कियोलॉजी है उसको हम और क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसुअल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और ये जो प्रोसेसुअल एंथ्रोपोलॉजी है, इस टर्म को अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रोसेसुअल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि प्रोसेसेस की स्टडी को रिलेट और इन्वॉल्व करना रदर देन जो फाइनल इवेंट्स होते हैं उनको, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 है द प्लेस्टोसीन इज़ एन एपक विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ क्वार्टिनरी पीरियड। तो प्लेस्टोसीन जो एपक है वो किस पीरियड का पार्ट है, ऐसा पूछा गया है, तो वो है क्वार्टिनरी पीरियड का पार्ट, ठीक है। Now let's move forward to question number 12, that is a rhythm of several glacial advances over Eurasia and the Americas is marking of the Pleistocene. So जो एक रिदम यानी पैटर्न था बहुत सारे ग्लेशियल एडवांसेस का यूरेशिया और अमेरिकाज में, ये कौन से एपक को मार्क करता है, तो ये मार्क करता है प्लेस्टोसीन एपक को, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है टर्शरी पीरियड्स इंक्लूड्स प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पेलियोसीन। सो ये जो टर्शरी पीरियड है इसमें इतने सारे एपक इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है ग्लेशिएशन इज़ अ पीरियड ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ग्लेशिएशन का जो पीरियड था उस टाइम क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। अब ग्लेशिएशन जो है ना वो 3 मेन ग्लेशियर पीरियड से बनता है और उनके अलग अलग नेम्स भी हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है अपर प्लेस्टोसीन एपक। तो अपर प्लेस्टोसीन एपक जो है उस टाइम पे ग्लेशिएशन जो था उसका नाम था वर्न, ठीक है। ये एक ग्लेशियल पीरियड था पूरा अपर प्लेस्टोसीन एपक में, ठीक है। और मिडिल प्लेस्टोसीन एपक में जो ग्लेशिएशन था उसका नाम था रिस। और फिर 17 क्वेश्चन है लोअर प्लेस्टोसीन एपक, उसमें जो ग्लेशिएशन पीरियड था वो था गुंज, ठीक है। अब ये जो ग्लेशियल पीरियड्स हैं ना वो एक साथ तो आए नहीं थे सारे, तो एक टाइम के लिए जब कंडीशंस बहुत कोल्ड थी तो उस टाइम ग्लेशिएशन था यानी ग्लेशियल पीरियड था, और फिर थोड़े टाइम के बाद जब कंडीशंस थोड़ी वार्म हुई तो हॉट पीरियड्स आए, आफ्टर दैट वापस से ग्लेशिएशन। तो ये ना एक हॉट कोल्ड के पैटर्न में चल रहा था, ठीक है। और जो ये हॉट पीरियड्स हैं उनको हम इंटर ग्लेशियल पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है। इंटर ग्लेशियल पीरियड्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ओके। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सो द टर्म लाइक मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन एट्सेट्रा रेफर टू द जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी। तो ये जो टर्म्स है ना मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन एट्सेट्रा, ये किसको रेफ़र करती हैं, तो ये जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी को बताती हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी कौन सा पीरियड कैसे आया, कब पहले था, कौन सा बाद था, पूरी क्रोनोलॉजी को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है ग्लेशियर्स आर द ह्यूज माउंट ऑफ आइस जर्निंग हियर एंड देयर। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, तो ये ना एक आइस का बहुत हैवी डिपोजिशन होता है काफ़ी बड़े एरिया में, मतलब कि काफ़ी बड़ा एरिया कवर किए हुए पूरी आइस की शीट बिछी होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है इंटर ग्लेशिएशन इज़ अ पीरियड ऑफ बिटवीन टू ग्लेशिएशन। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंटर ग्लेशिएशन पीरियड होता है वो 2 कंसेक्यूटिव ग्लेशिएशन के बीच का पीरियड होता है, जिसको हम यूजुअली हॉट पीरियड कहते हैं, वो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है विला फ्रैंकियन अकर ड्यूरिंग लोअर प्लेस्टोसीन। तो विला फ्रैंकियन कब हुआ था,
वो हुआ था लोअर प्लेस्टोसीन में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि विला फ्रैंकेन क्या होता है, ठीक है। तो सो इट इज़ एन एज और स्टेज इन यूरोप दैट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द अपर प्लायोसीन and lower Pleistocene, okay, and it lasts about 3 to 1 million years ago, or we can say the system of deposits that laid down during this period, okay. So question number 22 है लोएस इज विंड बॉर्न डस्ट। तो अब ये लोएस क्या होता है, ये एक विंड बॉर्न डस्ट होता है। बेसिकली ये एक लूजली कॉम्पैक्टेड येलोइश ग्रे डिपॉजिट है जिसको हम विंड ब्लोन सेडिमेंट भी कहते हैं, ओके। और मेनली ईस्टर्न चाइना और अमेरिकन मिडवेस्ट में हमें ऐसी डिपॉजिट्स देखने को मिलती हैं, ओके। फिर तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू ग्लेशियर्स इन ग्लेशियर रिवर इज़ नोन एज मीडियल मोरेन्स। सो किसी भी दो ग्लेशियर की जो आइस मेल्टेड रिवर्स होती है ना, तो उनके मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उनको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मीडियल मोरेन्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द एंड मोरेन्स आर फाउंड वेयर ग्लेशियर्स हैव नियरली ज़ीरो वेलोसिटी। तो ये जो एंड मोरेन्स हैं ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये जहाँ पर ग्लेशियर्स की ऑलमोस्ट ज़ीरो वेलोसिटी होती है और वो नियरली स्टिल होते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ओके। Our question number 25 says that river traces formed by activities are known as tectonic traces. So tectonic activities से जो river traces बनी हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं tectonic traces, ओके। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो देखते ये क्या कह रहा है कि soil creep is related with the deposit of rock particles on the hilly slope. So soil creep किससे रिलेटेड है, तो ये हिली स्लोप पे जो रॉक पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं उनसे रिलेटेड फिनोमेना है, ठीक है। और सॉइल क्रीप क्या होती है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो इट इज़ अ स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल्स, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन। सो जो ग्रेविटेशन से अर्थ मटेरियल्स का डाउन स्लोप मूवमेंट होता है उसको हम सॉइल क्रीप कहते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 सेज that when the temperature during internal stadial phase used to rise, the upper layers were the first to be affected and soil creep is formed. तो ये क्या कह रहा है कि इंटरनल स्टेडियल फेज़ के दौरान जब टेम्परेचर राइज हुआ करता था तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती थी किसी भी सीक्वेंस की वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती थी, ओके। और सॉइल क्रीप्स का फॉर्मेशन होता था उस जगह पे उस टाइम पे, ठीक है। अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज़ विच लॉ सेज दैट द लोएस्ट लेयर in any natural process of deposition is older than the ones above it, that is law of superposition. So कौन से लॉ में ये डिफ़ाइन किया गया है कि नेचुरल प्रोसेसेस में जो लोएस्ट लेयर होती है वो किसी भी डिपोजिशनल सीक्वेंस की वो बाकी सारी लेयर्स जो उसके ऊपर हैं उनसे ओल्डेस्ट होगी। इसका बेसिक मतलब है कि जो सबसे लोएस्ट लेयर होगी यानी कि जो सबसे बॉटम की लेयर होगी वो सबसे ओल्डेस्ट होगी और बाकी की उसके ऊपर जितनी भी डिपॉजिटेड लेयर्स होंगी वो यंगर होती जाएंगी उससे, ठीक है। और ये बताया गया है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में। Here the question number 29 states that the youngest phenomena under the stratigraphy method is represented by the topmost layer. सो अगर हमें किसी रॉक स्टेटा का सबसे यंगेस्ट फिनोमेना को स्टडी करना है तो उसके लिए हमको उसकी टॉप मोस्ट लेयर का स्टडी करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो टॉप मोस्ट लेयर होगी अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम उस स्टेटा में जो सबसे यंगेस्ट फिनोमेना हुआ है या फिर जो सबसे रीसेंट फिनोमेना हुआ है उसको हम जान पाएंगे क्योंकि सबसे पहले टॉप मोस्ट लेयर ही अफेक्ट होती है। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 30 सेज दैट द पीरियड ऑफ हाई रेनफॉल आर कॉल्ड प्लूविएशन। जो हाई या फिर एक्सेसिव रेनफॉल का पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम कहते हैं प्लूविएशन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 31 says that the dry climate between two pluviations are called interpluviation। ओके, सो अब जो रेनफॉल का पीरियड होता है उसको तो हम प्लूविएशन कहते हैं, और फिर जो दो कंसिक्यूटिव प्लूविएशन के बीच का ड्राई पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरप्लूविएशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, दैट इज fission track dating is based on uranium decay। सो फिजन ट्रैक डेटिंग किस पे बेस्ड होती है, तो ये बेस्ड होती है यूरेनियम डिके पे। और फिजन ट्रैक डेटिंग होती क्या है, सो दिस होल प्रोसेस इज़ अ रेडियोमेट्रिक मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेशन विदिन insulating solids of damaged traits formed by the spontaneous nuclear fission decay of the uranium isotope। Okay, now let's move forward to question number 33, that is the emergence of the hippopotamus was witnessed by upper Pleistocene epoch। that means हिप्पोपोटामस की एग्जिस्टेंस सबसे पहले कब विटनेस की गई थी, बेसिकली किस एपक में। ओके, तो वो हमको देखने को मिली थी अपर प्लेस्टोसीन एपक में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, हु हैड डेवलप्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एंड द आंसर इज ए डगलस। सो जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है जिसको हम ट्री रिंग डेटिंग भी बोलते हैं, वो किसने डेवलप की थी, तो उसके डेवलपर हैं ए डगलस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ अ एब्सोल्यूट मेथड ऑफ डेटिंग। तो ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है ये किस टाइप की या कैटेगरी की डेटिंग मेथड है, तो ये एब्सोल्यूट मेथड ऑफ डेटिंग है। ठीक है, ये एज स्पेसिफाइड क्रोनोलॉजी को बताती है। ठीक है, और 36 क्वेश्चन है, स्ट्रेटिग्राफी इज़ अ रिलेटिव डेटिंग। तो स्ट्रेटिग्राफी जो होती है वो एक रिलेटिव डेटिंग मेथड है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है 37, हाफ लाइफ ऑफ पोटेशियम 40 इज़ 1.3 मिलियन ईयर्स। पोटेशियम 40 की हाफ लाइफ कितनी होती है ऐसा पूछा गया है, तो वो होती है 1.3 मिलियन ईयर्स को। ये हाफ लाइफ निकालने का मेथड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है और केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ भी किया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, कार्बन डेटिंग इज़ क्रोनोमेट्रिक डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो ये एक क्रोनोमेट्रिक डेटिंग होती है, और क्रोनोमेट्रिक डेटिंग एक स्पेशल टाइप की आर्कियोलॉजिकल डेटिंग मेथड है दैट गिव्स अ रिजल्ट इन कैलेंडर ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, अल्फा पार्टिकल्स हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन फिजन ट्रैक डेटिंग। ठीक है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है फिजन ट्रैक डेटिंग में। ठीक है, so now let's see why this is said so, because the main mode of radioactive decay for the U-238 nucleus is alpha particle emission। मतलब कि जो यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डिके होता है उसमें अल्फा पार्टिकल एमिशन करा के ही उसको डिके कराया जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज fission track method of dating is applicable only on objects having glassy surface। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फिजन ट्रैक डेटिंग कैसे ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होती है, तो ये उन ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होती है जिनका ग्लासी सरफेस होता है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज हाउ मच ऑफ 20 ग्राम C14 विल बी रिमेन्ड आफ्टर 11,460 ईयर्स। So the remaining amount will be only 5 grams। Okay, so क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 11,460 ईयर्स के बाद 20 ग्राम ऑफ C14 का कितना अमाउंट बचेगा, तो ये बचेगा सिर्फ 5 ग्राम्स। ठीक है, नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज पोटेशियम आर्गन डेटिंग कैन बी डन ऑन रॉक और अ वॉल्केनिक ऐश सैंपल्स। सो जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग होती है वो किस पे की जाती है, तो वो की जाती है रॉक्स और वॉल्केनिक ऐश सैंपल्स पे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज़
potassium 40 is constantly decaying into a gas called argon 40. तो जो पोटेशियम 40 होता है वो ना कॉन्स्टेंटली डिके होता जा रहा है, और वो किस गैस में डिके हो रहा है उसको क्या कहते हैं? आर्गन 40. फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रहा है. द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटिंग टेक्निक इज़ रेडियो आइसोटोप. तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेटिंग टेक्निक होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप. ठीक है, और रेडियो आइसोटोप को हमने अभी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के नाम से भी पढ़ा था. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज व्हाट इज रार्व एनालिसिस? एंड द आंसर इज क्रोनोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक. तो रार्व एनालिसिस क्या होती है? ये क्रोनोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक होती है. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोल्यूमिनेसेंस इज़ अ एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड. तो जो थर्मोल्यूमिनेसेंस है वो एक एब्सोल्यूट डेटिंग टेक्निक होती है. ओके, नाउ लेट्स गेट अ लिटिल फैमिलियर विद द डेफिनेशन ऑफ थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग. That is an archaeometric discipline which offers the scientist a suitable tool for the correct determination of the age of ceramic artifacts. मतलब ये ऐसा मेथड है जो साइंटिस्ट को सूटेबल टूल प्रोवाइड करता है सिरेमिक आर्टिफैक्ट्स के करेक्ट एज डिटर्मिनेशंस के लिए. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48, which says palynology is based on the study of dust particles. So palynology क्या होती है? ये डस्ट पार्टिकल्स की स्टडी होती है. ओके, और एक और सिमिलर टर्म होता है पॉलिनोलॉजी, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पोर्स की स्टडी होती है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज rocks and boulders push along the tip of the advancing glaciers made mounds along the tip of the limit where these glaciers stop. Such deposits are called moraines. जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो उसके पीक के साथ रॉक और बाउल्डर्स भी पुश होते हैं, और जहाँ ग्लेशियर्स रुकते हैं वहाँ वो उस टिप पे माउंट्स बनाते हैं, और ऐसे डिपॉजिट्स को कहा जाता है मोरेन्स. ओके, now we are having our question number 50, that is the earliest European culture is known from Clacton on Sea and Terra Amata. तो जो यूरोप का अर्लीस्ट कल्चर है वो कहाँ से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्लैक्टन ऑन सी एंड टेरा अमाटा से. मतलब कि क्लैक्टन ऑन सी जो है वो एक प्लेस है यूरोप में, और टेरा अमाटा जो होता है वो एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है विद नो डोर्स. ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे. व्हाट आर यूलिथ्स? दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ टूल्स बियॉन्ड पेलियोलिथिक. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यूलिथ्स क्या होते हैं? जो पेलियोलिथिक टाइम के बाद जो टूल्स मिले थे उनके कलेक्शन को हम यूलिथ्स कहते हैं. ठीक है, फिर है क्वेश्चन 52, रोस्ट्रोक्रेनेट इज़ अ टूल ऑफ प्लायोसीन. तो रोस्ट्रोक्रेनेट क्या होता है? तो ये एक टूल होता है जो कि प्लायोसीन एपक में यूज़ किया जाता था. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? होलोसीन बिलोंग्स टू विच क्लाइमेटोलॉजिकल पीरियड? दैट इज़ पोस्ट ग्लेशियल. मतलब कि होलोसीन जो है वो किस क्लाइमेटोलॉजिकल पीरियड से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है पोस्ट ग्लेशियल पीरियड से, मतलब कि हॉट पीरियड जब ग्लेशिएशन का एंड हो चुका था. ओके, अब जो लास्ट ट्रेडिशन है हमारा ये है नॉन हैंडेक्स ट्रेडिशन. तो ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें हैंडेक्स का यूज़ ना हुआ हो, और हैंडेक्स एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक टूल होता है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया गया था, और ये यूजुअली फ्लिंट और चर्ट से बना होता है. ओके, अभी 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पेबल फ्लेक ट्रेडिशन एंड एबीविलियो एशुलियन ट्रेडिशन बिलोंग्स टू नॉन हैंडेक्स ट्रेडिशन. मतलब कि ये जो पेबल फ्लेकिंग ट्रेडिशन और एबीविलियो एशुलियन ट्रेडिशन है ये किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है नॉन हैंडेक्स ट्रेडिशन से. ओके,
फिर अब हम इन तीनों टर्म्स को थोड़े अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो पहले फ्लेक ट्रेडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेक ट्रेडिशन जो है इसमें पेबल और स्मॉल कॉबल्स की शार्पनिंग करते थे बाईफेशियल फैशन या फिर टू साइडेड फ्लेक रिमूवल से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एबीविलियो एशुलियन, जो कि फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेडिशन है टूल मेकिंग का, जिसमें कोर टूल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, तो हम अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज़ द नॉन हैंडेक्स ट्रेडिशन इज ट्रेस्ड फ्रॉम मिंडल ग्लेशियल। मतलब कि ये जो नॉन हैंडेक्स ट्रेडिशन है इसके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले, तो ये हमें मिले मिंडल ग्लेशियल से। ओके, सो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, दैट इज़ सेंट एशुएल एंड एबीविल इज सिचुएटेड इन फ्रांस। मतलब कि सेंट एशुएल और एबीविल कहाँ सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है फ्रांस में। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, दैट इज़ बेलन वैली एंड बाघौर सेकेंड आर अपर पेलोलिथिक साइट्स। तो बेलन वैली और बाघौर सेकेंड ये दोनों कौन से एज की इम्पॉर्टेंट साइट्स मानी जाती हैं, तो ये मानी जाती है अपर पेलियोलिथिक साइट्स। ओके, फिर 58 पे आते हैं, हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड पेलियोलिथिक टूल्स फ्रॉम इंडिया, एंड द आंसर इज रॉबर्ट ब्रूस फुट। Now let's see our question number 59, that is De Terra and Patterson studied Potwar region of Punjab. That means De Terra और पैटरसन ने कहाँ पर स्टडी की थी, तो इन दोनों ने पंजाब के पोटवार रीजन की स्टडी की थी। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज़ द बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया वॉज रिटन बाय whom, एंड द आंसर इज स्टुअर्ट। दैट मीन्स जो बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया ये किसने लिखी थी, तो इसके ऑथर हैं स्टुअर्ट। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन 61, दैट इज़ मिडल पेलियोलिथिक इज़ अ सेंट्रल एंड डेक्कन इंडिया फिनोमिना। इसका मतलब है कि जो मिडल पेलियोलिथिक है ये सेंट्रल और डेक्कन इंडिया का एक मेजर इवेंट या फिनोमिना है। ओके, फिर नाउ वी हैव रीच्ड टू आवर लास्ट स्लाइड and question number 62, that is the middle paleolithic culture is best represented by MP, that is Madhya Pradesh and Bundelkhand region। जो मिडल पेलियोलिथिक कल्चर है ये सबसे अच्छा कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि किस रीजन की स्टडी से हमको मिडल पेलियोलिथिक कल्चर के मेजर एविडेंसेस मिले, तो वो है MP यानी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड रीजन से, ठीक है। फिर है, here we have finished our first part of the sample questions on archaeology anthropology. So thank you all for paying your attention to the fullest. I hope you all were getting these points and learned the questions. I wish you all liked my questions and I'll provide another 2 parts of this whole series as soon as possible. So please like my video, do share and subscribe for the further notifications. Stay tuned. Thank you.